बच्चों लेक्चर 3 में मैंने आप लोगों को प्रिपरेशंस करा दिए थे कार्बोक्सिलिक एसिड के। और जब हम प्रिपरेशन करा चुके थे तो प्रिपरेशन के बाद में मैंने आप लोगों को उनके कन्वर्जन्स कराए थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। यानी जो जो प्रिपरेशन हमने किए हैं उन्हीं के बेसिस पर मैंने आप लोगों को कन्वर्जन कराए थे। तो आज हम लोग अपने इस लेक्चर 4th में डिस्कशन करने जा रहे हैं और वो डिस्कशन है बच्चों फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। आप जानते हो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखते हैं कि उनकी स्टेट कैसी होती है, वो किस स्टेट में होते हैं। स्टेट के साथ साथ अगर देखा जाए तो हम ऑर्डर की बात करते हैं, यानी उनकी स्मेल कैसी है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं इसी में बॉइलिंग पॉइंट की, और जब बॉइलिंग पॉइंट फिनिश होता है तो हम लोग यहीं पर बात करते हैं सॉल्यूबिलिटी इन वाटर, ठीक है ना, सॉल्यूबिलिटी इन वाटर, ठीक है। या हम कह सकते हैं हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। क्लियर। तो ये जो हमारे पास में है ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इनमें सबसे पहला जो हम लोगों को कंटेंट देखना है वो देखना है स्टेट का, ठीक है ना। तो स्टेट और ऑर्डर हम लोग दोनों देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले जब बात करते हैं स्टेट का तो हमारे पास में एक पॉइंट ये है कि जब भी कभी हम कार्बन 1 से लेकर के यहाँ पर देखते हैं कार्बन 9 के कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं। अब कार्बन 1 की बात करोगे तो सबसे पहला मेंबर कौन सा होता है मालूम होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड। मैंने इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी भी की, हम लोगों ने बताया भी है आपको कि फॉर्मिक एसिड जो बना है ये किससे बना है, वर्ड फॉर्मिका से। फॉर्मिका मीन्स क्या होता है, रेड एंट्स यानी लाल चींटियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो इससे बना होता है। वहीं पर C1 से लेकर के अगर हम लोग देखेंगे तो C9 तक जो होता है वो क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो किस स्टेट में होगा, दे आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट, ठीक। अब लिक्विड स्टेट कहाँ पर, तो क्या बोलेंगे, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। किस पर होगा बोलो बेटा, एट रूम टेम्परेचर। और जब हम बात करेंगे यहाँ पर C1 टू लेकर के C9 तक, तो एक बात मैं और भी यहीं पर आपको इंक्लूड कर दूं, ये कैसे होंगे, हम कह सकते हैं दे आर कलरलेस, ठीक। और कलरलेस के साथ साथ हम यहाँ पर तीसरी यानी ऑर्डर की भी बात ऐड कर देते हैं, और वो क्या है कि इनकी स्मेल जो होती है वो पंजेंट, जैसे आप देखो फॉर्मिक एसिड की कैसी एक अजीब टाइप की स्मेल होती है, ठीक है ना, आपको पंजेंट टाइप की होती है। तो हम कह सकते हैं दे आर दे आर दे आर नॉट गुड स्मेलिंग लिक्विड, ठीक है। वो बहुत ही अच्छी स्मेल वाले लिक्विड नहीं होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि वो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में होते हैं, बोलो बेटा, रूम टेम्परेचर पर होते हैं ये लिक्विड स्टेट। क्लियर है। अब उसके बाद अगर हम लोग यहीं पर बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर के बाद में अगर आप देखोगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या है, ठीक है ना, C9 एंड अबव, C9 टू अबव, राइट, अबव कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं। तो आपको पता है जब बहुत ज़्यादा वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स हो जाते हैं तो हम लोग उनको फैटी एसिड बोलते हैं। और ये कैसे हो जाते हैं, दे आर वैक्सी सॉलिड, ठीक। यानी कि वो सॉलिड हो जाएंगे किस तरीके से, बोलो, वैक्स लाइक हो जाएंगे। और अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जब ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा तो लिक्विड में तो इसकी गुड स्मेलिंग नहीं है, लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो सॉलिड फॉर्म में हम लोग क्या कहेंगे, दे हैव नो एनी सिग्निफिकेंट स्मेल,
ठीक है, सिग्निफिकेंट स्मेल, यानी कि इसकी कोई भी सिग्निफिकेंट स्मेल नहीं होगी जब ये कौन से स्टेट में होता है, बोलो सॉलिड स्टेट में होता है। ये बात यहाँ पर बच्चों समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपने कवर कर लिया इसकी फिजिकल स्टेट के बारे में और किसके बारे में, ऑर्डर के बारे में। जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और गाइड कर दूँ, जब ये एरोमेटिक स्टेट में आ जाता है और एरोमेटिक स्टेट में जब आप देख रहे हो तो एरोमेटिक स्टेट में आकर के कौन सा हो जाएगा, एरोमेटिक स्टेट में सबसे पहला मेंबर कौन सा है, ये आपके सामने है बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चों, तो बेंजोइक एसिड जो होता है ये तुमको मैं बता दूं, इसको हम लोग एक नाम बोलते हैं, क्या, एरोमेटिक एसिड को क्या बोला जाएगा, सॉलिड एसिड बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, सॉलिड एसिड बोलते हैं। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन्स कैसे हैं, कॉन्सिस्टेंटली यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों। इसीलिए जब हम क्या करते हैं, स्टेट चेंज करते हैं, एक और भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर स्टेट से रिलेटेड बात है, और वो क्या, जब 4 डिग्री सेल्सियस पर हम लिखते हैं, एट 4 डिग्री सेल्सियस एसिटिक एसिड कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल, जब ये एसिटिक एसिड तुम्हारा, ठीक है ना, यानी एथेनोइक एसिड जो है ये एसिटिक एसिड है। ठीक, तो ये एसिटिक एसिड जब किस में चेंज हो जाएगा, बोलो सॉलिड क्रिस्टल में, इनटू सॉलिड क्रिस्टल, राइट, सॉलिड क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो बच्चों इसका नाम बदल जाता है और तब हम लोग क्या कहते हैं इसको, दे आर नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है ना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्लियर। अब ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड यानी कि यहाँ पर एसिटिक एसिड में एक कौन सा वर्ड आप लोगों ने जोड़ दिया, ग्लेशियल वर्ड जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया ग्लेशियल वर्ड, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म। तो स्टेट चेंज यानी टेम्परेचर वेरी करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेट इसकी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आती है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की, वो कौन सी आती है, बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक, क्या आती है, बॉइलिंग पॉइंट की। तो अब आपको मालूम होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमने आपको पहले भी बताया है, यहाँ तक सब बच्चों को भी याद होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर वेट के। ठीक है ना, यानी कि अगर आप देखोगे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कैसा है, वो ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाई मेल्टिंग, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट then aldehyde and ketones, तो अगर देखा जाए एल्डिहाइड एंड कीटोन्स से क्यों होते हैं ज़्यादा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ RCOOH, सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक, क्यों, क्योंकि सिमिलर कार्बन्स के। तो ज़्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है बच्चों यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है ना, और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न है। ठीक है ना, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना, ये किसकी वजह से ऐसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इस तरीके से होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, लेट मी डिस्कस, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पास में यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, RC⋯O, ये आया O और ये H आ गया। इसी का हम जो है मॉलिक्यूल इधर अरेंज कर दें, RC⋯O, C⋯O, और ये क्या आ गया, O और ये H आ गया।
अब देखिए ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन के दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसने क्या किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। इसने क्या किया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है, ये कौन सी बॉन्डिंग है, बोलो बेटा, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया। और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा क्यों, ठीक है ना, अगर हम कहेंगे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, तो मॉलिक्यूलर वेट क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, बिकॉज RCOOH फॉर्म्स डाइमर। डाइमर का मतलब ये कॉम्बाइंड हो गया, एक पार्टिकल्स यानी एक पार्ट जो है एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो गया, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये फॉर्म्स डाइमर। डाइमर किस वजह से, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोगों को बताया जाता है। जैसे AlCl3 डाइमर फॉर्म करता है, आप लोगों ने बोरॉन फैमिली में इसको पढ़ा भी है, ठीक। और वहीं पर आप लोगों ने देखा है डाइमेरेशन, जैसे डाइबोरेन में आप लोग देखते हो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डाइमर बना लेता है, और जब डाइमर बना लेगा तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर वेट राइज कर जाएगा। जैसे ही यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके का डाइमर फॉर्मेशन एल्डिहाइड और कीटोन में तो होता नहीं। जब एल्डिहाइड कीटोन में नहीं होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। और जब कभी भी डाइमर बनाता है, सपोज दैट मैं एग्जांपल आपको दे दूं, तो एग्जांपल मैंने दिया जैसे एसिटिक एसिड का, ठीक है ना। एसिटिक एसिड है तुम्हारे सामने। अब एसिटिक एसिड जो है ये पहले एक सिंगल मॉलिक्यूल है, सपोज दैट हमने ले लिया इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, m है, राइट। जब ये डाइमर फॉर्म कर जाएगा, हम कह सकते हैं क्या, आफ्टर डाइमेराइजेशन, आफ्टर डाइमेराइजेशन, यानी अब इसने डाइमर किस तरीके से फॉर्म कर लिया, ये डाइमर फॉर्म किया, डबल बॉन्ड O, और ये आया क्या, OH, ठीक। और दूसरा क्या, यहाँ पर ये आ गया डबल बॉन्ड O के बाद ये C, डबल बॉन्ड O, और ये क्या आ गया, बोलो बेटा, OH आ गया। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड देखो इसने बना लिया, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसने बना लिया। तो अब यहाँ पर जस्ट मॉलिक्यूलर वेट जब देखोगे तो इस स्पीसीज का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। तो यार यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूलर वेट जब बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, नोट पॉइंट क्या है, ये दोनों ही फेज में बना सकता है, ठीक है ना। चाहे यह सॉलिड फेज में जाए, ठीक है ना, चाहे यह सॉलिड फेज में हो या फिर यह गैस फेज में हो, ठीक है, या फिर ये किस फेज में हो, गैस फेज में हो। दोनों ही फेज में क्या करता है, सॉलिड फेज में हो या गैस फेज में हो, दोनों फेज में ये क्या बना सकता है, डाइमर बना सकता है, ठीक है ना। इट कैन फॉर्म डाइमर, ठीक है ना। ये क्या बना सकता है, डाइमर बना सकता है, दोनों ही फेज में। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों इसका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन से यानी कार्बोनिल कंपाउंड से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि डाइमर फॉर्मेशन हो रहा है। अब डाइमर फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रही है। तो डाइमर फॉर्मेशन से मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो बच्चों यहाँ तक आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट का केस जो है समझ में आ चुका होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद में हम लोग जो समझने जा रहे हैं वो है फैक्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या, सॉल्युबिलिटी का, ठीक है ना। किसका हम लोग समझेंगे, सॉल्युबिलिटी का। सॉल्युबिलिटी की जब बात आती है तो आप जानते हो हम लोग सॉल्युबिलिटी किससे चेक करते हैं, किससे चेक करते हैं, वाटर में सॉल्युबिलिटी से। तो जो लोअर मेंबर्स होंगे वो कैसे हो जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर बच्चों लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर soluble in H2O।
कैसे होते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, तो वाटर में सॉल्युबल क्यों, रीज़न क्या होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, किस वजह से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनाते हैं वाटर के साथ में, तो वहाँ पर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये कैसे, ये है बिटवीन वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो ये जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, ये कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होगी इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर हो जाएगी। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन एक मिनट के लिए यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे जैसे ये R ग्रुप है ना, तो R क्या हुआ, कार्बन ही तो हुआ ना। ठीक है, एज नंबर ऑफ कार्बन इन R मतलब क्या हुआ, ये एल्किल ग्रुप हुआ ना। तो एल्किल ग्रुप में जब R ग्रुप में जब क्या होने लगेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन R इंक्रीजेस, तो इसके बढ़ने से वहां पर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से क्या होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर। अब हाइड्रोफोबिक नेचर अगर बढ़े तो हाइड्रोफोबिक मीन्स क्या, देखो बेटा, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फोबिक मीन्स होता है रिपेलिंग, यानी कि ये वाटर रिपेलिंग होता चला जाएगा। तो जब हाइड्रोफोबिक बढ़ेगा नेचर, यानी एल्किल ग्रुप में कार्बन के नंबर बढ़ते जाएंगे, तो वहाँ पर हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। इसीलिए देखो, जब बहुत लंबी चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाती है तो वो कैसे, वो क्या कहलाते हैं, फैटी एसिड कहलाते हैं। अब फैटी एसिड जो होता है वो इतनी जल्दी वाटर में सॉल्युबल थोड़े ना होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोफोबिक नेचर ज़्यादा होता है। और हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ा किस वजह से, एल्किल ग्रुप में कार्बन के नंबर बढ़ने से। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे सामने थी इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ फिजिकल अपीयरेंस थे बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटीज़ की। अब जैसे यहाँ पर अगर बोला जाए फॉर्मिक एसिड तो सॉल्युबल है, एसिटिक एसिड तो सॉल्युबल है, प्रोपियोनिक एसिड सॉल्युबल है। लेकिन अगर मैं बोल दूं पामिटिक एसिड, ठीक है ना, या स्टेरिक एसिड जिसमें 17 कार्बन हो जाते हैं, 17 कार्बन एल्किल ग्रुप में हो जाते हैं, तो क्या स्टेरिक एसिड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होगा, नहीं। क्योंकि उसमें कैसे, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ जाएगा। तो ये हमारी फिजिकल अपीयरेंसेस थे। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन को फिनिश करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट कंटेंट पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगले टर्न पर हम लोग अगला लेक्चर इसका कवर करेंगे, केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का।